हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग करते हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपसे को देखने मिलते हैं। रीजनिंग की क्लास जो दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपसे को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपसे को क्लासेस जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को जाएंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चले क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। 51 नंबर, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब घोषित किया गया था? बताइए, देवनागरी लिपि को जो है राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब घोषित किया गया था? तो इसको किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। और 14 सितंबर को क्या हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में घोषित किया गया था, और हिंदी को जो हमारी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 52 नंबर। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है क्या? हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू या अपभ्रंश? रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 53 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया था क्या? बताइए। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया था क्या? तो इसे चारणों ने नाम दिया था हमारा पिंगल भाषा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या देगा आपका 5वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रेमचंद की रचना है? बताइए, प्रेमचंद की रचना कौन सी है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई, या खड़ी बोली? तो देखिए, प्रेमचंद की रचना कौन सी है? तो पंच परमेश्वर। ठीक है, पंच परमेश्वर जो आपकी प्रेमचंद की रचना है इन चारों में से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 55 नंबर। वेद रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताइए, वेद रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वेद रस का अस्थायी भाव देखा जाएगा तो आपका उत्साह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। देखिए, चलिए अगला है आपका साथियों 56 नंबर। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजे न लगाऊं वार करो एक का करको। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हुई हैं? बताइए। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक करको। ये जो पंक्तियां हैं किस कवि द्वारा सृजित की गई हैं? तो ये पंक्तियां जो है सृजित की गई है हमारी नाभादास जी के द्वारा। ठीक है, तो नाभादास जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभादास हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथियों 57 नंबर। भक्तमाल भक्ति काल की कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन? बताइए। भक्तमाल जो है भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन? तो देखिए, इसके रचयिता की बात करेंगे तो इसके रचयिता जो है आपके नाभादास जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, और इसके रचयिता आपके नाभादास जी हैं। चलिए 58 नंबर है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? बताइए, अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों खड़ी बोली के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। चलिए 59 नंबर, त्रिपुरा की राजभाषा क्या? बताइए, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा जो है हमारी बांग्ला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। त्रिपुरा की राजभाषा हमारी बांग्ला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका साथियों 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 60 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्री हिंदी। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग जो है इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथों में किया है। हरीश ग्रंथी हिंदी शब्द का प्रयोग जो है इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। मिश्र बंधु ने किया है, शिव सिंह सेंगर ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है, या रामविलास शर्मा ने किया है? किसने किया है? तो देखिए,
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो। ठीक है, हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग जो इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए 61 नंबर है, बताने की कोशिश। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? बताइए, किस आलोचक ने जो है सर्वप्रथम अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? बताइए, चलिए उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मिश्र बंधु ने दिया था हिंदी नवरत्न में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, आया ना? मिश्र बंधु ने जो है अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में इस विवाद को जन्म दिया था कि देव बड़े हैं कि बिहारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 62 नंबर। उत्तर दीजिएगा 62 में आपका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, 62 नंबर आपके सामने दिए गए। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? बताइए, चलिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए श्याम सुंदर दास ने साहित्य लोचन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? किस आलोचक ने? तो श्याम सुंदर दास ने साहित्य लोचन ग्रंथ लिखकर जो है हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं में पाठ्यक्रम के आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। याद रखिएगा, ठीक है, श्याम सुंदर दास और साहित्य लोचन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 63 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 63 पर आंसर क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सूरदास, तुलसीदास और जायसी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में सूरदास, तुलसीदास और जायसी इन तीन महान कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध नहीं है। ठीक है, बताइए किसका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे कबीरदास जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी जो कवि हैं, इनका जो वियोग वर्णन है वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिया गया है राइट आंसर होगा 64 पे। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके लिए? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या है 65 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा सुंदर परम किशोर भयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। चलिए, ये पंक्तियां जो है किस रचनाकार की हैं? बताइए, तो ये पंक्तियां जो है हमारी तुलसीदास जी की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों है 66 नंबर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लल्लू लाल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। 67 नंबर। यह युग भारतेंदु यानी कि युग की बात करें, बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की सी ही निश्चलता, अखड़पन, सरलता और तन्यता थी। यह कथन किस आलोचक का है? बताइए, यह युग यानी कि भारतेंदु युग जो है बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की सी ही निश्चलता, अखड़पन, सरलता और तन्यता थी। यह कथन जो है किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब इसका उत्तर देंगे। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। ठीक है, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन जो है किस उपन्यासकार ने लिखा है? बताइए, चलिए पढ़ लिया सभी ने? तो यह जो है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना ही विश्वास और उसका ही अपना रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन जो है उपन्यासकार
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 69 नंबर। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो वसंत इस कविता के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 70 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसू काव्य के रचयिता है कौन, बताइए। आंसू काव्य के रचयिता कौन है, बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए, आंसू काव्य के रचयिता की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। आंसू काव्य के रचयिता हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है आपके साथी 71 नंबर प्रश्न, उत्तर दिया शुद्ध शब्द क्या है, बताइए शुद्ध शब्द क्या है इसमें से। कवित्री की वर्तनी कौन से शुद्ध है? तो कवित्री की वर्तनी ऑप्शन नंबर जो सी वाली दी गई है आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, कवित्री। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा आपका 72 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 72 पर राइट आंसर का है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या हो जाएगा? इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या हो जाएगा? तो ऐतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण हमारा ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, 73 नंबर प्रश्न में बताने की कोशिश करेंगे। नवनीत शब्द का सही शब्द क्या है, बताइए। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? देखिए, नवनीत शब्द का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मक्खन। ठीक है, नवनीत शब्द का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे मक्खन। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है, नवनीत शब्द का सही अर्थ हो जाएगा मक्खन। आइए, अगला प्रश्न देख लेंगे आपका 74 नंबर। प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्राचीन का विलोम आपका हो जाएगा अर्वाचीन। ठीक है, प्राचीन का विलोम हमारा अर्वाचीन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके पहले हाँ ये क्या था, नवनीत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो नवनीत का सही अर्थ हमारा जो दिया गया था यहाँ पे हमने मक्खन बताया। ठीक है, चलिए, प्राचीन का अर्वाचीन। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, आगे पीछे चल रहा है दिमाग। मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे बर्बरता हो जाएगा। ठीक है, मनुष्यता का विपरीतार्थक आपका बर्बरता से हो जाएगा। चलिए, 76 नंबर। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी, बताइए। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो देखिए, संस्कृत से प्रभावित सर्वाधिक द्रविड़ भाषा आपकी जो हो जाएगी तेलुगु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। आइए, 77 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया होगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया होगा तो शेयर करो। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको टाइम मिला है तो टाइम का यूटिलाइज कीजिए, टाइम को बर्बाद नहीं करना है आप सभी को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बताइए। भाषा के संबंध में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो देखिए, भाषा के संबंध में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यहाँ पे अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया राइट आंसर होगा। भाषा के संबंध में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो हमारा अमीर खुसरो ने किया था। चलिए, 78 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है क्या, बताइए। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया हमारी राजभाषा है। ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है कि हिंदी जो हमारी राजभाषा है। ठीक है, और लिपि क्या है हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 79 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा आप सभी का। ठीक है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कौन, बताइए। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बीजी खैर। ठीक है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हमारे बीजी खैर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 80 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है, फारसी का, अरबी का है, संस्कृत का, बताइए। उर्दू जो है किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 81 नंबर प्रश्न। कहते हैं निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा है जो द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है? नहीं, बताइए। निम्नलिखित भाषा भारतीय भाषाओं में से कौन सी जो है भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मराठी। ठीक है, मराठी जो है हमारी द्रविड़ भाषाओं की उन्नति नहीं है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सभी जो हमारी क्या है द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए, भारत में आपकी सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 83 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में किसने आरंभ किया था, बताइए।
भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा को मतलब अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में जो है लॉर्ड मैकाले ने भारत में आरंभ किया था। ठीक है, चलिए 84 में हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? बताइए, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुल्क ने इसको क्या कहा है? तो आचार्य शुल्क ने इनको कहा है वीरगाथा काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल संज्ञा दी है। 85 नंबर पर उत्तर देगा भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिंदी तो नहीं है। ठीक है, अब बताइए, आपके पास तीन ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर होगा हिंदी की प्राचीन भाषा संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों। 86 नंबर का आ जाएगा, पल्लव का रचयिता कौन है? पल्लव, पल्लव जो रचयिता है इसका कौन है? तो पल्लव का रचयिता जो है हमारे यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर है, चिंतामणि का रचयिता कौन है? इसका उत्तर दीजिए। चिंतामणि, चिंतामणि जो यह है इसका रचयिता कौन है? तो चिंतामणि का रचयिता की अगर बात की जाएगी तो हमारा जो दिया गया रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पल्लव का रचयिता हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा, क्या दिया गया है आपका है 88 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? बताइए, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी में किसने लिखा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखा था। ठीक है, चलिए अगला है आपका 89 89 नंबर है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती होती है? आंचलिक रचनाएं जो है किससे संबंधित होती हैं? तो आपका राइट आंसर क्षेत्रीय विशेष से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए, तो आंचलिक रचनाएं सबसे क्षेत्रीय विशेष से संबंधित होती हैं। 90 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या दिया गया है ध्यान से पढ़िएगा। निर्गुण भक्ति भाव, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? बताइए। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? चलिए, इसका उत्तर देंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हमारे कबीरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 91 नंबर प्रश्न है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द में त्रुटि क्या है? ठीक है, बुराई, बुराई, अच्छाइयों को ग्रहण करो बुराई को त्याग दो। तो बुराई हमारा एक वचन में दिया गया है, यहाँ पे अच्छाइयों क्या देगा? बहुवचन में, तो अच्छाइयों का विलम्ब क्या होगा? बुराइयां होगा या बुराइयों होगा? बताइए, तो यहाँ पे बुराइयां होगा। ठीक है, अच्छाइयों को ग्रहण करो बुराइयों को त्याग दो। ठीक है, ये हमारा अच्छाइयों का विलोम हो जाएगा बुराइयां। ठीक है, चलिए 92 नंबर है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका अलंकार होता है अनियोक्ति अलंकार। ठीक है, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां पर आपका अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथी 93। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो देखिए, टट्टू शब्द का बहुवचन अगर देखा जाएगा साथियों तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? टट्टू का बहुवचन टट्टुओं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए, चलिए 94 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटि सुधारें। यद्यपि के साथ क्या आएगा? परंतु आएगा या तथापि? तो यद्यपि के साथ हमारा क्या आएगा? तथापि आएगा। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ठीक है, परंतु नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, किंतु नहीं आएगा, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, ये तीनों ही गलत दिएगा यहाँ पे, यद्यपि तथापि। ठीक है, चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? बताइए, चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए, यहाँ पे अगर विशेषण की बात करेंगे तो आपका विशेषण जो दिया गया है साथियों हमारा
स्थान बोधक विशेषण है, ठीक है। चीनी से चीन का बोधक, मद्रासी से मद्रास का, बिहारी से बिहार का बोध हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्थान बोधक विशेषण हो जाएगा। 96 नंबर, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सबसे अलग रहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना। 97 नंबर, रिक्त स्थान भरण, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 98 में पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, बताइए। पद्मावत महाकाव्य जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत की अगर बात करेंगे तो पद्मावत जो लिखा गया है हमारा साथी हो अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। पद्मावत महाकाव्य जो हमारा अवधी भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों, 99 नंबर, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, बताइए। अध्यक्ष महोदय, प्रकृति, दुपट्टा। प्रकृति क्या है बात, स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। बाकी पुल्लिंग शब्द है। 100 नंबर है आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कुलना अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो अकुलाना का हो जाएगा व्याकुल होना समानार्थी शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे को जो क्लास है पसंद आई होगी। तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको लग रहा है कि अपना जो फॉर्म का डेट बढ़ गया है, एग्जाम का डेट बढ़ गया, उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है, क्लास नहीं अटेंड करें, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम मिला है तो उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग मत कीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।